अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहज़ब ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। रिसेंटली हमने जो पेपर स्टार्ट किया है असिस्टेंट BS16 प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, केस नंबर है 59H और ये पेपर कंडक्ट हुआ था 3 जुलाई 2021 को। तो आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस 3 वीडियोस में 10-10 क्वेश्चंस की एक वीडियो क्रिएट की थी। तो जिन कैंडिडेट्स ने, जिन व्यूअर्स ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस पेपर को कवर करने के लिए पहले वो वाली वीडियो देखें। और अगर तो आपको उन वीडियो से कुछ नॉलेज गेन हो रहा है तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस का लिंक शेयर कीजिए ताकि आपके दूसरे दोस्त भी तैयारी के लिए सर्च्ड, जो एडवांस्ड सर्च नॉलेज है वो उसे गेन कर सकें। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम 31st क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन तक ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो 31st क्वेश्चन नंबर है जी, रिसेंटली विच कंट्री डिड ज्वाइन यूरोजोन। तो यूरोजोन क्या है जी, कौन से कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लिथुआनिया। तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मजीद आपसे डाटा पूछ सकती है, कोई क्वेश्चंस नेक्स्ट किसी पेपर में किसी पोस्ट के लिए जो चीज़ें पूछी जा सकती है उनको डिस्कस करने के लिए। अच्छा जी, रिसेंटली विच कंट्री ज्वाइंस यूरोजोन? तो लिथुआनिया इज करेक्ट आंसर। यूरोजोन ऑफिशियली कॉल्ड यूरो एरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि यूरोजोन को ऑफिशियली जो है इसका क्या नेम है? यूरो एरिया। दूसरा पॉइंट है जी, यूरोजोन इज मॉनेटरी यूनियन ऑफ 19 मेंबर्स ऑफ यूरोपीय यूनियन that have adopted euro currency as their primary currency। तो यूरोजोन इज मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन का मतलब होता है मालियाती तौर पर, या आपका जो लेन देन होता है पैसों का लेन देन है, मालियाती तौर पर आपका जो लेन देन है उसे कहते हैं मॉनेटरी। तो यूरोजोन जो बेसिकली है ये यूरोपियन यूनियन, मैंने आपकी अपनी प्रीवियस वीडियोस में यूरोपियन यूनियन पे एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। तो वो काइंडली जिन कैंडिडेट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो यूरोपियन यूनियन के लिए वो वाली वीडियोस देखें। तो यूरोपियन यूनियन के टोटल 27 मेंबर्स हैं, जिनमें से 19 मेंबर्स ने मिलकर अपना एक जो ब्लॉक बनाया हुआ है जिसे यूरोजोन कहते हैं। और उन 19 मेंबर्स को कि उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि जो उनके दरमियान लेन देन होगा, करेंसीज एक्सचेंज होंगी, वो यूरो करेंसी में होंगी। यानी कि उन 19 मेंबर्स के लिए उनकी प्राइमरी करेंसी जो उन्होंने अडॉप्ट की है वो यूरो करेंसी है। तीसरा पॉइंट है जी, यूरोजोन इज बेसिकली ए पॉलिसी ऑफ, ये यूरोपियन यूनियन के 19 मेंबर्स ने बनाई है और जो बाकी 88 मेंबर्स रहते हैं, टोटल 27 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन है, जो बाकी 8 मेंबर्स रहते हैं वो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इन फ्यूचर वो भी यूरोजोन का पार्ट होंगे। तो यूरोजोन जो बेसिकली ये मास्टरमाइंड है या पॉलिसी जो है वो यूरोपियन यूनियन की है। अच्छा जी, लिथुआनिया ज्वाइंड यूरोजोन ऑन 1 जनवरी 2015, यानी कि ये 7 साल पहले 1 जनवरी 2015 को लेटेस्ट मेंबर यानी कि 19वां मेंबर जो है, टोटल 19 मेंबर्स हैं, तो 19वां मेंबर या लेटेस्ट मेंबर जो है वो है लिथुआनिया। और जाहिर बात है इस पेपर में उन्होंने पूछा है कि लेटेस्ट मेंबर लिथुआनिया है। हो सकता है नेक्स्ट पेपर के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपको खुद बता देती है कि 19th मेंबर ऑफ यूरोजोन इज लिथुआनिया। तो आप हमें ये बता दें कि लिथुआनिया ने किस ईयर या किस डेट को यूरोजोन ज्वाइन किया है। तो आपने उनको बताना है 1 जनवरी 2015 को ज्वाइन किया। तो यूरोजोन के रिलेटेड जो पीपीएससी अपकमिंग जॉब्स के पेपर्स में, अपकमिंग टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछ सकती है वो 4 से 5 क्वेश्चन ये हैं। इनके अलावा पीपीएससी यूरोजोन के टॉपिक के अंदर आपसे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। 32 नंबर की तरफ मूव करते हैं। ट्रीटी इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंक्लूड बिटवीन स्टेट्स इन रिटन फॉर्म and governed by international laws
in a single instrument or in two or more related instrument is provided in which treaty। देखें जी स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। इस स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली ट्रीटी क्या होती है, एक मुआहदा क्या होता है, एक एग्रीमेंट क्या होता है, दो कंट्रीज के दरमियान जब एक ट्रीटी तय पाती है तो वो किस तरह पाती है, ये ट्रीटी की बेसिकली डेफिनेशन बताई हुई है। तो ट्रीटी मुआहदा किस तरह तय पाएगा, कौन से कानून पर अमल दरामद होगा। अगर आप दो कंट्रीज के दरमियान एक ट्रीटी तय पाता है तो एक कंट्री अगर उस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करती है या उसको तोड़ती है तो वो कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस बियर कर सकती है, उसे किन हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ें जो डिफाइन की गई हैं, ये ऑप्शन ए आपकी करेक्ट है, वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन के अंदर ये चीज़ डिफाइन की गई है कि किस तरह दो कंट्रीज के दरमियान ट्रीटी होगा, किस तरह जो है वो कौन सा एग्रीमेंट तय पाएगा, उनकी कंक्लूजन किस तरह होगी, वो लिखा किस तरह जाएगा, उस पर अमल दरामद कैसा होगा। अगर एक कंट्री उस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करती है या उस मुआहदे को तोड़ती है तो उस मुआहदे के खिलाफ, तोड़ने वाले कंट्री के खिलाफ कौन सी शिक के तहत कौन सी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो 32 नंबर क्वेश्चंस के रिलेटेड जो भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मजीद चीज़ें पूछ सकती है, डेप्थ में जाके उन चीज़ों को सेपरेट किया हुआ है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्रीटी की डेफिनेशन जो आपके क्वेश्चन के अंदर ही पीपीएससी ने बताई हुई है कि लीगली बाइंडिंग रिटन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज। इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग किसी भी दो कंट्रीज के दरमियान रिटन फॉर्म के अंदर जब भी दो स्टेट्स कोई अपना एग्रीमेंट कंक्लूड करते हैं तो उससे ट्रीटी कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है जी, वियना कन्वेंशन इज बेसिकली लॉ ऑन ट्रीटीज। कि ट्रीटीज बनेगी किस तरह, कौन से कानून के तहत एग्रीमेंट होंगे। वियना कन्वेंशन बेसिकली लॉ ऑन ट्रीटीज है, मुआहदों का एक कानून है। और वियना कन्वेंशन को बेसिकली जो इसका ऑफिशियली नेम है या इसे याद किया जाता है, वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स टू रेगुलेट ट्रीटीज। वियना कन्वेंशन बेसिकली एक ऐसा ट्रीटी है जो दो कंट्रीज के दरमियान ट्रीटीज को रेगुलेट करती है, इसीलिए इट इज आल्सो नोन एज ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज। के मुआहदों का एक मुआहदा किसका, कि किस तरह ये प्रोसेस सारा इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह हम लिखेंगे, किस तरह कौन सी शिक के तहत कौन सी चीज़ पर अमल दरामद करना लाजमी है, उसका इन्फोर्समेंट कैसे होगी, उसका ड्राफ्ट कैसे तैयार किया जाएगा। तो ये सारा जो है ट्रीटीज के रिलेटेड ये चीज़ निकालना, इसे कहते हैं वियना कन्वेंशन। अच्छा जी, इट डिफाइंस दैट हाउ ट्रीटीज विल बी डिफाइंड, ड्राफ्टेड, इन्फोर्स्ड, अमेंडेड, इसे कैसे कौन से शिक के तहत ये ट्रीटी चेंज किया जा सकता है, एंड ऑपरेट किस तरह ये चलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वियना कन्वेंशन के अंदर मुआहदों के बारे में क्या बताया गया। एंड इफ ए कंट्री ब्रेक्स द ट्रीटी देन विच टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ए कंट्री कैन बियर। अगर एक मुल्क ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे किन हालात का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है जी अडॉप्टेड डेट, ये कब अडॉप्ट किया गया था। जो आपका वियना कन्वेंशन है ये 23 मई 1969 को अडॉप्ट किया गया था और इनफोर्स डेट है इसकी 27 जनवरी 1980। तो आपने ये दोनों डेटें जो है अपनी फिंगर टिप्स पे कर लेनी है। हो सकता है इस बार उन्होंने वियना कन्वेंशन की आपसे डेफिनेशन पूछ ली है, नेक्स्ट पेपर में वो वियना कन्वेंशन की इनफोर्स डेट पूछ लें या इस्टाब्लिश्ड डेट या क्रिएट डेट। तो 23 मई 1969 को अडॉप्ट किया गया था और इनफोर्स डेट है आपकी 27 जनवरी 1980। आगे जी क्वेश्चन नंबर आपका 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है जी, व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स। पाकिस्तान ने सबसे पहले ओलंपिक्स में कब शमूलियत अख्तियार की। ऑप्शन ए इज करेक्ट 1948। लेकिन ये जो ओलंपिक्स है ये आपकी समर ओलंपिक्स है, और अगर इस पेपर में उन्होंने समर ओलंपिक्स में पूछा तो हो सकता है नेक्स्ट पेपर में वो पूछ लें कि पाकिस्तान ने सबसे पहले विंटर ओलंपिक्स में शिरकत कब की। तो इस चीज़ को लेके मैंने कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं, उस पर ज़रा गौर फिक्र करते हैं।
33 नंबर है जी फर्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन समर ओलंपिक्स 1948। दूसरा क्वेश्चन है ये जो 1948 वाली ओलंपिक्स थी ये कहाँ हुई थी, ये लंदन में हुई थी। 1948 वाली जो समर ओलंपिक्स है वो लंदन में हुई थी। दूसरा पॉइंट है व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंड फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स, तो पाकिस्तान ने पहले विंटर ओलंपिक्स ज्वाइन की थी 2010 में, और ये वाली जो विंटर ओलंपिक्स थी ये वैनकूवर सिटी है कनाडा का, ये वहां पे हुई थी। 1948 को जब समर ओलंपिक्स ज्वाइन की थी तो वो कनाडा में हुई थी। 2010 के अंदर जो आपने विंटर ओलंपिक्स पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी वो वैनकूवर सिटी ऑफ कनाडा। अब आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2010 वाली जो ओलंपिक्स है वो पाकिस्तान की फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स थी। आप हमें ये बता दें ये हुई कहाँ पे थी, तो वैनकूवर इज ए सिटी ऑफ कनाडा, यहाँ पे ये जो आपकी ओलंपिक्स हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है जी POA स्टैंड्स फॉर, ये रिसेंटली एक पेपर में आया भी हुआ है, असिस्टेंट के पेपर में ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। POA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, तो POA फाउंडेड इन 1948। तो जब फर्स्ट बार आपने समर ओलंपिक्स में आपने शमूलियत अख्तियार की थी तो उसी वक्त आपने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को फाउंड किया था। 1948 के अंदर जो है ये पाकिस्तान ओलंपिक फाउंड हुई है। उसके अलावा जी हु इज द पैट्रन इन चीफ ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज दी, ये थे भी और है भी, एक ये पैट्रन इन चीफ आए हैं, तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने पैट्रन इन चीफ तैनात किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन वाज अहमद EH जाफर, तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है, और जो करंट प्रेसिडेंट है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के वो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आरिफ हसन। तो ये दो आपसे करंट प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है, तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आरिफ हसन है और फर्स्ट प्रेसिडेंट का नेम था अहमद EH जाफर। और ये पैट्रन इन चीफ का क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज पैट्रन इन चीफ ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। ले जी ये आपका जो है ये ओलंपिक्स के रिलेटेड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो क्वेश्चन पूछ सकती है वो मैंने 6 से 7 क्वेश्चन आपके सेपरेट निकाले, इससे बाहर जाके आपसे क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हु वाज द फर्स्ट ट्यूटर ऑफ लता मंगेशकर। अब ये क्वेश्चन रिसेंटली कैंडिडेट कह रहे थे कि बड़ा जी ऑकवर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा हट के पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैंडिडेट को चाहिए कि इन्हें टच ही ना करें। ये क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि ये हमने पूरी ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी बुक में अपने इंटरेस्ट के डोमेन के अंदर हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई, तो कैंडिडेट को चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को टच ना करें, क्योंकि अगर आप इसको टच करते हैं और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है तो 1.25 नंबर जो है वो आपके डिडक्ट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपने लाइफ में कभी भी आपकी आंखों से के सामने से नहीं गुजरे, आपके इंटरेस्ट के डोमेन में नहीं है, आपने कभी किसी बुक में नहीं पढ़ा, इंटरनेट पे नहीं सुना, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो पूछ रहे हैं हु वाज द फर्स्ट ट्यूटर ऑफ लता मंगेशकर। तो हालांकि अगर आप तुक्का लगाना चाहें तो आप तीनों में से लगा सकते हैं, गुलाम अली है, अहमद खुर्शीद है, मेहदी हसन है। हालांकि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। तो अब देखिए ऐसा क्वेश्चन तो कभी भी किसी सूरत में आपको नहीं पिक करना चाहिए। तो ये ट्यूटर के ऊपर छोटा सा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ 7, इसका मतलब है नीचे पेज के एंड पे देखेंगे तो 7 नंबर पे उन्होंने हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई हुई है। तो यहाँ पे देखें जी 7 नंबर पे अमान अली खान। तो अमान अली खान जो है वो लता मंगेशकर के फर्स्ट ट्यूटर्स के अंदर ये इंक्लूड होते हैं। तो ये लता मंगेशकर के रिलेटेड जो है ये रिसेंटली इनकी डेथ हुई है जी 6 फरवरी 2022 को मुंबई के अंदर इनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है। तो लता मंगेशकर के रिलेटेड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आप मजीद क्या चीज़ें हमसे पूछ सकती है वो ज़रा हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा जी, जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि फर्स्ट ट्यूटर लता मंगेशकर, तो 2 बंदों का नाम जो है वो प्रोमिनेंट हुआ है। एक तो उन्होंने बुक के अंदर खुद बताया हुआ है कि अमान अली खान साहब, और दूसरे बंदे हैं अमानत खान।
तो ये आपने दोनों नाम जो है ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि इस दफ़ा उन्होंने अमान अली खान साहब पूछा है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम वो अमान अली खान साहब का नाम आपके क्वेश्चन के अंदर खुद बता दें और दूसरा आपसे पूछ लें वो है अमानत खान। लता मंगेशकर जो है बोर्न हुई थी 28 सितंबर 1929 इंदौर स्टेट जो है आपकी इंडिया की ब्रिटिश इंडिया था उस वक्त, तो इंदौर स्टेट के अंदर बोर्न हुई थी। ये आपने डेट जो है अपनी याद कर लेनी है। डाइट जो रिसेंटली आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि 6 फरवरी 2022 को मुंबई में कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हुई है। एज इनकी 92 ईयर्स थी। और अदर्स टाइटल जो लता मंगेशकर को दिए गए हैं वो क्वीन ऑफ मेलोडी कहते हैं। मेलोडी कहते हैं राग को बोलने का जो तर्ज, गाने गाने का तर्ज होता है, राग होता है। ये क्वीन ऑफ मेलोडी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ मिलेनियम, तो ये तीन जो है उन्होंने एजाजी तौर पे उनको टाइटल्स लता मंगेशकर को दिए हुए हैं। तो आपने डेट ऑफ बर्थ और ये तीनों टाइटल्स जो है ये अपने फिंगर टिप्स पे करने हैं। क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ मिलेनियम, ये तीनों टाइटल्स जो हैं ये लता मंगेशकर को दिए गए थे। 28 सितंबर 1929 को इंदौर स्टेट में इनकी पैदाइश हुई थी। और अमान अली खान साहब और अमानत खान ये दो ट्यूटर्स जो हैं ये लता मंगेशकर के ये शुरू के ट्यूटर्स इनको माना जाता है। तो लता मंगेशकर के रिलेटेड आपको ये 4 से 5, अब ज़्यादा चांसेस तो ये है कि कोई करंट अफेयर का सवाल है, उनकी डाइड जो जिस डेट को उनकी डेथ हुई थी वो 6 फरवरी 2022 है, ये पूछ सकते हैं, आई थिंक सो। अच्छा जी 35 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। साइंस डीलिंग विद डिजीजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बीमारियां पाई जाती हैं, साइंस की ऐसी कौन सी फील्ड है, ऐसी कौन सी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो लिविंग जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारियां जो पाई जाती हैं उनको डील करती है? पैथोलॉजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, पैथोलॉजी। अब जो है ये 35 नंबर यहाँ पे मैंने पैथोलॉजी के रिलेटेड कुछ उन्होंने खास जो है ये निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेसिकली एवरीडे साइंस की एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, उसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन आपकी चेंज नहीं हो सकती कि लिविंग एनिमल्स के अंदर जो डिजीजेस होती हैं, ऐसी मेडिकल साइंस की ब्रांच जो इन डिजीजेस को डील करती है उसे पैथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी तरफ जाएंगे 36 की तरफ। कंट्रोल प्लस एन इज यूज्ड फॉर, तो ऑप्शन सी आएगा न्यू डॉक्यूमेंट। तो आप वर्ड के अंदर हैं या आप एक्सेल के अंदर हैं, आपने कंट्रोल एन प्लस किया तो वर्ड के अंदर न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। एक्सेल के अंदर वर्ड कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू वर्क बुक क्रिएट हो जाएगी। जबकि कंट्रोल एन जो है वो आपका पावर पॉइंट के अंदर नहीं यूज होगा। अगर पावर पॉइंट के अंदर आपने स्लाइड न्यू लेनी है तो कंट्रोल प्लस एम आपका वर्क करेगा। तो आपने ये कंट्रोल एन जो है ये सिर्फ एक्सेल और वर्ड के अंदर इंप्लीमेंट होगा। अगर आपने पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड लेनी है तो आप कंट्रोल एम की तरफ जाएंगे। 37 नंबर है जी, बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। अब ये दो यहाँ पे आपको 36 के रिलेटेड कोई और डाटा आपका नहीं निकलेगा, 37 के रिलेटेड 2 से 3 चीजें निकलेंगी आपके। सबसे पहले जी बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक होता है बीसीसी और एक होता है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी ये दोनों जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो तब आप जो है वो कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी की ऑप्शंस को यूज करते हैं। ये कब यूज होती हैं? जब आपने मल्टीपल लोगों को सेम ईमेल जो है ये मल्टीपल लोगों को सेंड करनी हो तो आप कार्बन कॉपी कहते हैं। अच्छा जी, अब आपको इन दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या फर्क है। ये मैंने लिखा है जी 2-3 लाइनों में, आप काइंडली जो है इसे गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं पता चलता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो स्पेसिफिक तौर पे आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कार्बन कॉपी मीन्स व्हेन वी सेंड कॉपी ऑफ ईमेल टू मल्टीपल रिसीप्ट्स and one receipt can see whole list of receipts to who copy of email will send.
जब आप एक से ज़्यादा लोगों को अपनी ईमेल सेंड करते हैं तो कार्बन कॉपी की अगर आपने ऑप्शन यूज़ किए तो इसका मतलब है एक रिसीट जो है एक बंदा उठ के बाकी तमाम बंदों के एड्रेस और उनके नेम को लिस्ट के अंदर देख सकता है। अगर आपने ब्लाइंड कार्बन कॉपी की ऑप्शन यूज़ किया तो एक बंदा जो है वो बाकी तमाम जो लिस्ट के अंदर जिनको ईमेल सेंड की गई है ना तो उनके नाम देख सकेगा ना उनका ईमेल एड्रेस देख सकेगा। तो ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब एक जो है उसका रिसीट जो है एक रिसीव करने वाला बंदा बाकी सबके ना तो ईमेल देख सकेगा ना उनके नेम देख सकेगा, लेकिन कार्बन कॉपी में एक बंदा उठ के बाकी तमाम रिसीव करने वालों की लिस्ट पूरी देख सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बट इन केस ऑफ बीसीसी ए रिसीट कैन नॉट सी दी अदर डिटेल लाइक नेम एंड ईमेल एड्रेस बट वर्किंग एज ए कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी वर्क तो सेम करेगी, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर एक जो आपका रिसीवर है वो दूसरे जो रिसीविंग आपके मेंबर्स होंगे उनकी डिटेल नहीं हासिल कर सकता, जबकि कार्बन कॉपी के ऑप्शन यूज़ करेंगे तो एक रिसीवर उठ के बाकी तमाम लिस्ट आपकी देख सकता है, उनके ईमेल एड्रेस देख सकता है, उनके नेम तक देख सकता है। तो ये आपने ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी का डिफरेंस आपने याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहा हूँ जी। 38 विच इज़ यूज फॉर ओपन ए वेबसाइट। तो वेबसाइट ओपन करने के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं? अब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। तो अब 38 नंबर क्वेश्चन के रिलेटेड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मजीद डेप्थ में जाके ये 6 से 7 चीज़ें पूछ सकती हैं। सबसे पहले जी वेब ब्राउज़र इज़ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये अक्सर क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर ऑपरेटर या जूनियर क्लर्क के पेपर में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ये क्वेश्चन पूछती होती है कि वेब ब्राउज़र इज़ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउज़र जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। मोसैक वेब ब्राउज़र फाउंडेड इन 1993। मोसैक वेब ब्राउज़र फाउंडेड इन 1993। माइक्रोसॉफ्ट ने डेब्यू कब किया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आपसे पूछें कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला जो ब्राउज़र इम्प्लीमेंट किया था मार्केट के अंदर उन्होंने क्रिएट किया था तो आप उस ब्राउज़र का नाम बताएं। उस ब्राउज़र का नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर और ये 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउज़र की कैटेगरी में डेब्यू किया था। एक होता है सफारी वेब ब्राउज़र। सफारी वेब ब्राउज़र जो है ये एप्पल ने बनाया है। तो एप्पल ने रिलीज़ किया था सफारी वेब ब्राउज़र। अगर आपसे पूछा जाए सफारी वेब ब्राउज़र जो है वो कौन सी कंपनी का है तो ये एप्पल का। गूगल ने अपना डेब्यू किया था अपना क्रोम का वेब ब्राउज़र निकाल के, तो इन्होंने 2008 में गूगल ने जो अपना डेब्यू किया था अपना क्रोम का, ये मैं आपको गूगल क्रोम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो गूगल क्रोम का जो वेब ब्राउज़र है ये 2008 के अंदर जो है वो उन्होंने गूगल वालों ने लॉन्च किया था। तो आपका ये 38 नंबर के क्वेश्चन, ये जो 4 से 5 क्वेश्चन है ये आपके आने ही आने हैं, या तो आपके कमिंग पेपर्स में आएंगे या ये पहले आ चुके हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर या जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर या आपका जूनियर क्लर्क है तो ऐसी सीट्स के लिए जो है ये आपकी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के पोर्शन के लिए। ये 2008 में गूगल क्रोम, एप्पल जो है वो सफारी वेब ब्राउज़र एप्पल वालों का है। 1995 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च हुआ था। 1993 में मोसैक वेब ब्राउज़र लॉन्च हुआ है और फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। 39 की तरफ जाते हैं जी। चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो ये चेंज ऑफ नरेशन है जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम चेंज इनटू नरेशंस कहते हैं, चेंज ऑफ नरेशंस। तो क्वेश्चन उन्होंने कहा जी ही सेड, उसने कहा, हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितना होशियार हूँ। यानी कि वो बंदा अपनी खुद की तारीफ कर रहा है, ये अपने आप को शो कर रहा है कि मैं कितना होशियार हूँ। तो इसको हमने कैसे जो है ये डायरेक्ट फॉर्म है, इसको हमने इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, ये 2 से 3 आपके पॉइंट है, ये आपने अंडरस्टैंड करने हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा। तो फिलहाल जो है ये अपने बेसिक लेवल की मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बता रहा हूँ।
आपने वो अंडरस्टैंड करनी है, ताकि कोई भी आपसे चेंज ऑफ नरेशन का आपको एमसीक्यूज आ जाता है तो एटलीस्ट आप जज करके आप उसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो चले जी, पहले तो हम मूव करते हैं। वो कह रहा है जी ही सैड हाउ क्लेवर आई एम, उसने कहा मैं कितना होशियार हूँ, वो अपनी खुद ही तारीफ कर रहा है। तो इसको, ये कौन सा सेंटेंस है, इसे कैसे चेंज करेंगे, इसका जो रूल्स क्या होते हैं, तो आइए जो इसे थोड़ा डिटेल वाइज। तो इसकी ऑप्शन बी बेसिकली यहाँ पे करेक्ट है। हारिस नहीं आना, ही आना है। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। ही एक्सक्लेम्ड दैट, उसने ऐलान किया या वो बताना चाह रहा है, ही वॉज वेरी क्लेवर, कि वो बहुत होशियार है। तो ये अब कैसे चेंज हुआ, ये ए क्यों नहीं आया, ये सी क्यों नहीं आया, तो ये हम कुछ रूल्स जो है वो चेंज ऑफ नरेशंस के पढ़ने जा रहे हैं। तो 39 नंबर जो है, जो मैंने यहाँ पे सर्चिंग की है, उसकी तरफ मूव करते हैं जी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, आपने इन चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, जिस कैंडिडेट को समझ नहीं आएगी तो वो जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज कर सकता है, उसे वॉइस नोट में दोबारा क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ है इन अबव एग्जाम्पल ही सेड। बेसिकली आपकी एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर भी आपकी दो आपके पार्ट्स होते हैं। अच्छा जी, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड हाउ क्लेवर आई एम, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। ही सेड जो है ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, हाउ क्लेवर आई एम ये रिपोर्टेड स्पीच है। जो आपका डबल कॉमास के अंदर या कोटेड के अंदर, कोटेशन साइंस के अंदर होगा, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इस कॉमा से पहले यानी कि डबल कोट के बाहर जो चीज़ होती है, ये जो आपकी ही सेड है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच, ही सेड पूरे को रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और इसके अंदर जो वर्ब होगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ही सेड के अंदर वर्ब जो है वो अकेला सेड है, तो इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, जो डबल कोट के अंदर होती है, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है वो आपका टेंस होता है, वो प्रेजेंट का हो सकता है, वो आपका पास्ट का हो सकता है, वो आपकी आगे फ्यूचर की चार शाखें हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 12 शाखों के अंदर जो है आपका कोई भी टेंस जो वो लेकिन होगा किसमें, आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपका रिपोर्टेड टेंस होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या होना चाहिए, तो हम क्या चेंज करेंगे, ये कुछ रूल्स जो हैं ये पीपीएससी के मैंने निकाले हुए हैं। पहला रूल है जी, इन अबव एग्जांपल ही सेड इज रिपोर्टिंग स्पीच, मैंने आपको पहले बता दिया। एंड जस्ट सेड, और अकेला जो सेड का लफ्ज है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, बिल्कुल ठीक है जी। हाउ क्लेवर आई एम इज रिपोर्टेड स्पीच, क्यों, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर था, ये कॉमा के अंदर है, इसलिए हम इसे कहते हैं हाउ क्लेवर आई एम, ये रिपोर्टेड स्पीच है। दूसरा पॉइंट जी, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंगली। बेटा जी एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस का हुआ तो फिर आपने आगे चेंज करनी है। अदरवाइज आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस दिया हुआ, खा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, खा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, खा वो प्रेजेंट परफेक्ट है, आपका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट नहीं है, वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर के अंदर है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के टेंस में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ज़रूर चेंज होगा। अब ये चीज़ मैंने आगे लिखी हुई है, मैंने कहा जी ये देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट करना। When a reporting verb is in present or future tense, then there will be no change in the tense of repeated speech। यानी कि ये जो आपका said है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये said जो है ये पास्ट का है। अगर यहाँ पे होता है he says, वो कहता है, ये प्रेजेंट का हो जाना था। he will say, वो कहेगा। अगर will say या says होता तो ये जो हाउ क्लेवर आई है ये कभी भी चेंज नहीं था होना। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में नहीं है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, टेंस है सॉरी, उसे चेंज करने के लिए ज़रूरी है
कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना ज़रूरी है। नीचे देखें जी, थर्ड जो आपको पॉइंट मैंने दिया है, सो इन अबव एग्जांपल रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। बिल्कुल जी, ये सेड है तो सेड पास्ट के अंदर होता है। देन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ चेंज ऑफ नरेशन प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट टेंस। देखें जी, उसने कहा जी अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो रूल के मुताबिक जो है हाउ क्लेवर आई एम, ये प्रेजेंट का टेंस है, ये आपका पास्ट में चेंज हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, यानी कि एम जो है वो वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा जी रूल्स लिखे हुए, प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डोंट चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका चेंज ऑफ नरेशन में कभी भी चेंज नहीं होता। बेटा जी ये आपके रूल्स तब फॉलो करोगे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे सेज या विल से आ गया तो ये फिक्रे आपके चेंज नहीं होने। अब यहाँ पे देखे सेड है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को एम को वाज में चेंज करना पड़ा, ये देख लें जी। आ गया जी, कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ आए जी। स्पीकर इज एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस अबाउट दिस इंटेलिजेंस डायरेक्टली, के स्पीकर मीन बताने वाला या बोलने वाला, वो डायरेक्टली तौर पे अपनी जो है वो क्लेवर जो है इंटेलिजेंसी को बयान कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई बंदा खुशी, गमी या जो है वो अपनी कोई फीलिंग्स बता रहा हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो अब चेंज ऑफ नरेशन के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करने का कोई और रूल है, तो हमने अंदाज़ा कैसे लगाना है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपने सेंटेंस की सेंस को समझना है कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है, ये बयान क्या करना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये इसको हाउ क्लेवर आई एम, उसने कहा मैं कितना होशियार हूँ, वो डायरेक्टली खुशी के साथ अपनी तारीफ कर रहा है कि मैं किस लेवल का जो क्लेवर हूँ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं जी, पहले इसको देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिस्प्लेज इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशन हो सकते हैं, सरप्राइज हैरान कुन बात हो सकती है, एक्साइटमेंट पुरजोश हो सकता है, और रैंडम थॉट्स इन सेंटेंस, या कुछ जो है वो अचानक की सोच जो होती है, सोच विचार हो सकती है। इसे सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो जैसे इसमें वो हैप्पीनेस के साथ कह रहा है जी मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, अपनी तारीफ कर रहा है खुशी के साथ, तो इट्स मीन दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो चेंज टू इनडायरेक्ट फॉर्म सम स्पेसिफिक वर्ब, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपने उसकी इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी है तो कुछ स्पेसिफिक वर्ब यूज होते हैं, जैसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन सेंटेंस। अब ये चीज़ आपके सेंटेंस पे डिपेंड होती है कि आपके सेंटेंस के अंदर खुशी है या गमी है, तो आपने एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सारो यूज करना है। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आगे ये आपका पॉइंट है, आल्सो वी चेंज्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस। तो बेटा जब आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बताना तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त भी आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रखना, उससे असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेना। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स, जो ऐलान करता है, एनी सेंटेंस एज ए स्टेटमेंट, कि जो ऐलान करता है किसी भी सेंटेंस को एज ए स्टेटमेंट बता देता है, या अपना एक्सपीरियंस बता देता है, या कोई आइडिया दे देता है, या इवेंट के बारे में बता देता है, और कई मौका और सर्कमस्टांसेस, हालात। असर्टिव सेंटेंस आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इनडायरेक्ट फॉर्म बनाने के लिए दो रूल्स पढ़े हैं। पहला रूल ये है कि आपने सेंटेंस की सिचुएशन के हिसाब से वर्ड चूज करना है कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा या एक्सक्लेम्ड विद सारो आएगा। दूसरा रूल ये है कि जब आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी है तो आपने उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रहने देना, उसे असर्टिव सेंटेंस में तब्दील कर देना। और एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, असर्टिव सेंटेंस आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस,
ये आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं पीपीएससी के एमसीक्यूज में कि असर्टिव सेंटेंस को और क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इन्हें कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये मैंने थोड़ा सा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक रूल्स बताने की कोशिश की है। तो यहाँ देखे ही सेड, ये हारिस ने ना ये मिस प्रिंटिंग हुई है, ही एक्सक्लेम्ड, तो आपने यहाँ पे कॉमेस खत्म करके इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म करके दैट लगाया, और आपने ये जो आई है ये चेंज ऑफ प्रोनाउन हो जाएगा। तो आई की वजह से जो हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है वो सब्जेक्ट की वजह से करना है। तो यहाँ पे ही आएगा, एम को हमने वाज में कन्वर्ट कर दिया और वेरी क्लेवर लगा दिया। ही वाज वेरी क्लेवर, ये बेसिकली असर्टिव सेंटेंस है, वो अपनी स्टेटमेंट कर रहा है या डिक्लेयर कर रहा है कि मैं कितना होशियार हूँ। ही सेड, उसने कहा कि वो कितना होशियार है। तो ये जी मैंने आपको चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने की थोड़ी सी कोशिश की है। आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरह चेंज करते हैं, ये आपने 3 से 4 रूल्स जो है ये फॉलो कर लेते हैं। अच्छा जी 40 क्वेश्चन के अंदर चल जाते हैं। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। अच्छा जी ये जो बेसिकली चेंज इनटू नरेशन नहीं है, ये चेंज इनटू वॉइस है, एक्टिव पैसिव है। ये यहाँ पे उन्होंने मिसप्रिंट हुई है, ये बेसिकली ऑप्शन ए करेक्ट है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, बीइंग टेकन टू द म्यूजियम माई सिस्टर। अब ये एक्टिव पैसिव को कैसे चेंज करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, जो बेसिक लेवल पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। अगर तो आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है, अगर ना समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का कह सकते हैं। तो जो है वो एक्टिव पैसिव को कैसे चेंज करते हैं, ये 40 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम जो है ये थोड़ा सा जाते हैं। अच्छा जी आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू, मुझे याद है कि मेरी बहन जो है वो टेकिंग भी मुझे लेके जा रही थी टू द म्यूजियम की तरफ। तो ये आई रिमेंबर, अच्छा जी ये बीइंग है, जब आपका कोई भी टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा तो वो आपका इज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इज बीइंग, एम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम बीइंग, और आर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आर बीइंग। अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर इज एम आर यूज है तो जब उसका पैसिव वॉइस बनेगा वो इज कन्वर्ट हो जाएगा इज बीइंग में, एम कन्वर्ट हो जाएगा एम बीइंग में, आर कन्वर्ट हो जाएगा आर बीइंग में, और जो वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। यानी ये टेकिंग है तो टेकिंग की हमने टेकन लगा दिया। टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, बाय का वर्ड यूज करते होते हैं एक्टिव पैसिव में, और माई सिस्टर क्या थी, यहाँ पे माई सिस्टर सब्जेक्ट थी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि प्रेजेंट के टेंस में जब भी एक्टिव के अंदर इज एम आर यूज हो तो कन्वर्ट होके इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग हो सकता है। अब यहाँ पे ये देखें ना तो इज यूज हुआ है, ना यहाँ पे एम और ना आर यूज हुआ है, लेकिन ये टेकिंग से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो टेकिंग की वजह से हमने यहाँ पे बीइंग लगा दिया। बीइंग के साथ हमने इज एम आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे नहीं था लगा, सिर्फ हमने टेकिंग को देख के बीइंग कर दिया और आगे टेकिंग की थर्ड फॉर्म टेकन यूज कर दिया। तो ये जी 3-4 रूल्स हैं, ये ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब। ठीक है जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था माय सिस्टर टेकिंग मी, ठीक है जी, मुझे लेके जा रही थी, मी जो है ये ऑब्जेक्ट था, ये कन्वर्ट होके आपका आई में अंदर यहाँ पे चला गया, ये सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पे इन अबव सेंटेंस माय सिस्टर सब्जेक्ट थी बिल्कुल जी, माय सिस्टर सब्जेक्ट थी, टेकिंग जो है ये वर्ब थी, बिल्कुल जी ऐसे ही है, और मी जो है ये ऑब्जेक्ट थी। तो माय सिस्टर सब्जेक्ट बिकेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे माय सिस्टर सब्जेक्ट थी लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एंड बाय विल बी यूज्ड, बाय का हमने इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल ठीक। चेंज ऑफ प्रोनाउन के देखें यहाँ पे चेंज ऑफ प्रोनाउन मी था, ठीक है, मी का चेंज होके आई हो गया, तो आई मी में चेंज होता है, मी आई में चेंज होता है। एक्टिव वॉइस का रूल ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका कौन सा है, ये टेकिंग, ठीक है। अब इससे पहले इज एम आर यूज नहीं हुआ लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्लस ऑब्जेक्ट मी है।
बट व्हेन चेंज इनटू पैसिवाइज, जब यही सारी चीज़ आपकी पैसिवाइज में चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी, इसे कन्वर्ट कर दिया आई में। और इज एम आर ऊपर है ही नहीं था तो हमने भी नहीं लगाया, लेकिन ये बीइंग ज़रूर लगा दिया हमने, ये देखिए। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल, एक्टिव के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल था टेकिंग, लेकिन इसका पास्ट पार्टिसिपल बनेगा टेकन, थर्ड फॉर्म, टेकन प्लस सब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट। तो ये जनाब हमारा सब्जेक्ट था माई सिस्टर और ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये नीचे मैंने रूल नंबर 1 लिखा हुआ है, इज कन्वर्ट इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर कन्वर्टेड टू आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एम सॉरी ये एम था और ये आर था, आर कन्वर्टेड टू आर बीइंग प्लस वी की थर्ड फॉर्म, ये मैंने यहाँ पे किया जी। इज एम आर था नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे बीइंग लगा के टेकिंग की थर्ड फॉर्म टेकन लगा दिया। बीइंग ये बेसिकली बीइंग का एक वर्ड आपको यूज होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करें, बाय का इस्तेमाल करें। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा उस हिसाब से इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग लगाया जाएगा। यानी कि एग्जांपल है एक्टिव में आई एम रीडिंग ए स्टोरी, तो ये ए स्टोरी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब ये ए स्टोरी सब्जेक्ट बनेगा तो ए स्टोरी के हिसाब से आपने इज बीइंग या आर बीइंग या एम बीइंग लगाना है। तो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, बाय यूज करना है और मी, ठीक है। अब ये आई जो चेंज ऑफ प्रोनाउन यहाँ पे मी होगा, अगर यहाँ पे मी होता तो ये आई हो जाना था। आई एम वेटिंग फॉर हिम, तो ये जो हिम है ये चेंज हो के ही हो गया, ही के हिसाब से इज बीइंग ठीक था, ही के हिसाब से हम एम बीइंग नहीं लगा सकते, हालांकि ऊपर तो आई के साथ एम लगा हुआ है, लेकिन जब हमने इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया तो ही के साथ इज बीइंग आएगा। वेटिंग जगह पे वेटिड आएगा, फॉर वेट फॉर तो वेटिड फॉर, बाय मी, तो आई चेंज हो गया मी के अंदर और हिम चेंज हो गया ही के अंदर। तो ये जी आज की वीडियो थी, 31 से लेकर हमने 40 नंबर तक क्वेश्चंस हमने इन्हें कोशिश की है कि मैं आप तक जो है वो अपना सर्च मटेरियल जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। तो अगर तो आपने इन 10 क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट जो है वो 41 से लेकर 50 नंबर की क्वेश्चन की वीडियो जब भी अपलोड हो आपको मैसेज आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को जो है वो आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसे कैंडिडेट्स जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह जो है अपना नॉलेज को गेन कर सकें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।